बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैं जब भी शादी करता तो मेरी बीवी हामला होते ही अचानक गायब हो जाती। पहली बीवी की बार तो मैं यही समझा कि शायद वो घर से भाग गई है, यूं दूसरी शादी की, मगर जूं ही वो हामला हुई तो वो भी गायब हो गई। यूं 4 बार ऐसा हो चुका था। अब तो सभी परेशान थे क्योंकि सबने उन्हें बहुत तलाश किया मगर कोई भी बीवी न मिली। अब तो मैं शादी के नाम से ही डर गया था। मगर एक दिन अचानक एक औरत मेरे पास आई और बोली, मैं बांझ हूं, मुझसे शादी कर लो, मैं बच्चा ही न जनूंगी। मैं मजबूरन मान गया और शादी कर ली। मगर शादी की रात पांव तले से जमीन निकल गई क्योंकि वो तो सरमत, तुम अपनी बीवी के कदमों में ही पीछे चले जा रहे हो। तुम मर्द हो, मर्द बनकर दिखाओ। औरत को जितना दबा कर रखोगे वो दबती जाएगी और जरा से नखरे उठाओगे तो वो तुम्हें अपना गुलाम बनाकर ही दम लेगी। जबकि मर्द तो सरताज होते हैं। मर्द रोब और दबदबे वाले ही अच्छे लगते हैं। मेरी 2 शादीशुदा बहनें मेरे घर मुझे मुबारकबाद देने के लिए आई थी क्योंकि मेरी बीवी हामला थी। मैं पहली दफा बाप बनने वाला था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं तो अपनी बीवी के लिए फ्रूट काट कर कमरे में लेकर गया हूं तो उन्हें लगा कि शायद मैं जोरू का गुलाम बन चुका हूं। मैं अपनी बहनों की बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। वो जब चुप हुई तो मैं बोला, बाजी, कल मैं आऊंगा आपके शौहर के पास तो ये सारी बातें उनसे करूंगा कि मेरी बहन को तो गैरतमंद मर्द पसंद है, फिर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अम्मी गुस्से से बोली, और समझाओ अपने भाई को, वो तो तुम लोगों का ही घर उजाड़ने की ठान बैठा है। मैं अम्मी की इस बेतुकी सी बात पर खिलखिलाकर हंस दिया था और बोला, मैं मजाक कर रहा हूं। महरों की तबीयत खराब थी तो इसीलिए उसके लिए फ्रूट ले गया, इसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं। अम्मी, आप तो देखती ही है ना कि उसने अपनी कम उम्री के बावजूद किस तरह पूरे घर को संभाला हुआ है, किस तरह मेरा ख्याल रखती है। वो सच में बहुत अच्छी बीवी है। फरजाना बाजी गुस्से से बोली, जाओ सरमत, अपनी चहेती बीवी को बाहर ले आओ, हम उसे मुबारकबाद दे दें। फिर हमने अपने घरों को भी जाना है। हमारे शौहर कौन सा तुम्हारे जैसे अच्छे हैं जो हमारी गैर मौजूदगी में घर के काम करते फिरें। मुझे इस बार भी अपनी बहन की बात सुनकर हंसी आ गई थी। दरअसल मैं इस कदर खुश था कि मुझे कोई बात तंग नहीं कर रही थी। बाप बनने की खबर ने मुझे अंदर तक सरशार कर दिया था। मैं उठकर अपने कमरे में चला गया और बोला, महरो, आ जाओ बाहर, अगर तबीयत संभल गई है तो। महरो ने कोई जवाब न दिया। मैं जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ कि कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई। कमरा खाली था। मुझे लगा वो वॉशरूम में होगी। मैंने वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक दी, तब भी अंदर से कोई जवाब ना आया। जब दरवाजा खोलकर देखा तो वो भी खाली था। मैं तो शशदर था कि महरो कहाँ जा सकती है। छोटा सा तो हमारा कमरा था, वो अगर कमरे में होती तो नजर आ जाती। और फिर हम सब तो बाहर बरामदे में ही बैठे थे, वो तो बाहर भी नहीं निकली थी। मैंने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। तभी मेरी दोनों बहनें कमरे में आ गईं। वो बोली, लगता है भाभी की तबीयत ज्यादा खराब है, हमने सोचा कमरे में ही आकर मुबारकबाद दे देते हैं। बोलते बोलते वो दोनों चुप कर गई थी। फिर बोली, सरमत, तुम्हारी बीवी कहाँ है। मैं शदीद घबराया हुआ था। मैं बोला, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ चली गई है। फरजाना बाजी ने अचानक ही बैरूनी खिड़की की जानिब इशारा किया और बोली, वो देखो सरमत। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और उस खिड़की के पास आ गया जो गली की जानिब बनी हुई थी। उसके दोनों पट खुले हुए थे और वो इतनी कुशादा थी कि उसमें से कोई भी अंदर या बाहर जा सकता था। इसीलिए मैं उसे हमेशा ताला लगा कर रखता था। ताला नीचे खुला पड़ा था। रेहाना बाजी ने जल्दी से अलमारी खोली और बोली, सरमत, देखो तो, इसमें तो तुम्हारी बीवी के कपड़े भी नहीं है। मैं जल्दी से उठा और अलमारी देखने लगा। उसमें महरू के कपड़े और जेवरात वगैरह सब कुछ गायब था। फरजाना बाजी बोली, सरमत, लगता है तुम्हारी बीवी घर से भाग गई है। ये वो बात थी जो मैं हरगिज भी नहीं सुनना चाहता था। मैं तो जमीन पर ही ठह गया था। अम्मी भी कमरे में आ चुकी थी। वो मुझे ही कोसने लगी थी। वो बोली, मैंने बहुत समझाया था कि अपनी बीवी पर जरा सख्ती करो, उसको इतना सर पर मत चढ़ाओ कि वो यूं मनमानी करती फिरे। अब जो हो गया है उसको भुगतो। मेरी बहनों ने मुझे दिलासा दिया। उन्होंने ही इधर उधर सबको फोन करके महरों के बारे में पूछा। सबने यही जवाब दिया था कि वो हमारी तरफ तो नहीं आई,
मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं बोला, महरो, तुमने ये क्या कर दिया? इस वाकये को 3 दिन गुजर गए थे, मगर अभी तक महरू की कोई खबर नहीं मिली थी। मैं हर वक्त परेशान रहता था, ब्लड प्रेशर हाई रहता था। दिल करता था कि इस पूरी दुनिया को फना कर दूं। सच कहूं तो मुझे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी महरो मुझे छोड़कर भाग गई है, क्योंकि वो तो बहुत अच्छी थी। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे महरो की बेवफाई पर यकीन आने लगा था। अब मुझे अपने बच्चे की फिक्र रहती थी कि न जाने महरो ने उसके साथ क्या सलूक किया होगा। मैं उसके गम में घुलता रहता था। हर वक्त गुस्सा मुझ पर हावी रहता था। एक दिन मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई हो चुका था कि मैं जमीन पर गिर पड़ा था। जब आंख खुली तो अस्पताल में आईसीयू में पड़ा था। मुझे होश आया तो नर्स ने शुक्र अदा किया। वो बोली, हमें तो लगता था कि आप कोमे में चले जाएंगे। अम्मी और बहनें भी कमरे में आ चुकी थीं। शायद उन्हें इल्म हो गया था कि मुझे होश आ गया है। वो मुझसे लिपटकर रोती रही थी। रेहाना बाजी बोली, सरमत, तुम्हें अपना ख्याल नहीं है तो हमारा ही ख्याल कर लो। हमारा मैका तुम्हारे दम से ही तो आबाद है। अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों बहनें उजड़ जाएंगी। हमारी माँ तो जीते जी मर जाएगी। मैं मजीद कुछ दिन अस्पताल में रहकर घर आ गया तो मेरी वालदा ने जिद पकड़ ली कि वो मेरी शादी करवा कर ही रहेंगी। मैं बार बार इनकार करता तो अम्मी ने मुझे धमकी दे दी कि अगर अब तुमने इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी। मैं परेशान हो गया था। मैंने चुप इख्तियार कर ली थी। मेरी बहनें ही न जाने कहां से मेरे लिए एक नौउम्र लड़की ढूंढ कर ले आई थी। मेरी शादी उन्होंने बड़ी खुशी खुशी की थी, मगर इस बार मैं खुश नहीं था। मेरी दूसरी बीवी मेरी सेज पर सजी बैठी थी, जबकि मैं सोफे पर जाकर लेट गया। तभी मेरे कानों में चुलबुली सी आवाज गूंजी थी, सरमत जी, आपकी तो दूसरी शादी है। आपको तो इल्म होना चाहिए ना कि शादी की पहली रात बीवी का घूंघट उठाकर उसे मुंह दिखाई के तोहफे में अंगूठी दी जाती है, जिसे वो सारी जिंदगी अपनी उंगली से जुदा नहीं करती। कभी कभार अगर वो अंगूठी गुम भी हो जाती है तो मियाँ बीवी में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन जब अंगूठी वापस मिल जाती है तो उनकी मोहब्बत में मजीद इजाफा हो जाता है। मैं तो अपनी बीवी की जुबान सुनकर हैरान रह गया था। मैं उठकर बैठ गया और बोला, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? उसने आंखें मटकाई और बोली, क्यों सरमत जी, आप ड्रामे नहीं देखते क्या? मुझे आमना की बात सुनकर हंसी तो आई थी, मगर एक बार फिर से मैं सोफे पर ही लेट गया और खुद को संजीदा जाहिर किया। अब की बार जब मैं लेटा तो वो तब गई और बोली, माना कि आपको बहुत नींद आई है, मगर मैं आपको तब तक सोने नहीं दूंगी जब तक आप मुझे अंगूठी तोहफे में ना दे दें। मैंने सुबह अपनी सहेलियों को तोहफा भी तो दिखाना है ना। मैं उठकर बैठ गया और जेब से अंगूठी निकालकर उसकी तरफ उछाल दी और बोला, ये लो, खुद ही पहन लो। मुझे लगा था वो नाराज हो जाएगी, मगर उसने जल्दी से डिबिया खोली और अंगूठी निकालकर पहन ली और बोली, ये अच्छी है। मैं मुस्कुरा दिया था। आमना चुलबुली सी लड़की थी, सारा सारा दिन बोलती रहती। आमना की संगत में मुझे अपने गम भूलने लगे थे। मेरी बहनें घर आईं तो मैंने उनका सदके दिल से शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। रेहाना बाजी बोली, लेकिन हम तो उसे भाभी बनाकर खुश नहीं हैं। वो तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती। तुमने मुलाजमा तो रख दी है, मगर अम्मी को तो तुम जानते हो ना, उन्हें मुलाजमा के हाथ की बनी चीज अच्छी नहीं लगती। तुम अपनी बीवी से कहो कि घर के कामकाज सीखे। मैंने सर हिला दिया, मगर उन्हीं दिनों मुझे इल्म हुआ कि मेरी बीवी आमना उम्मीद से है। मैं बेइंतहा खुश हो गया था। मैंने ये खबर अपनी बहनों को दी तो वो मुबारकबाद देने चली आई थी। उन दिनों आमना को हर वक्त कुछ खट्टा चाहिए होता था। आज बहनें घर पर आ रही थी तो मैंने शेफ को समझा दिया था कि क्या कुछ बनाना है। मैंने नया शेफ चंद रोज पहले ही रखा था। आज मैं काम में बिजी था तो आमना के लिए खट्टी इमली न ला सका और वो मुझसे नजर बचाकर छत पर चढ़ गई और हमसायों के दरख्त पर लगी केरियां तोड़ने लगी। मैंने उसे जाते हुए देख लिया था, मगर उसे मना नहीं किया था। थोड़ी देर में ही मेरी बहनें आ गई थीं। वो मुझे मुबारकबाद देकर बैठी तो अम्मी बोली, जाओ अपनी बीवी को बुला लाओ। मैंने बुलंद आवाज में आमना को पुकारा कि नीचे आ जाओ, बाजी लोग आ गए हैं, मगर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरी बहनें आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करने लगी थी। रेहाना बाजी बोली, सरमत, तुम्हें औरत रखनी नहीं आती। तुम्हारी हर बीवी खुद सर
और नाफरमानी होती है। मैं बोला, बाजी, आमना बेचारी का खट्टा खाने को दिल कर रहा था, जभी तो छत पर गई है। रुके, मैं बुला कर लाता हूं। मैं छत पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। छत खाली पड़ी थी, वहां पर तो कोई परिंदा भी नहीं था। मैं इधर उधर परेशानी के आलम में देखने लगा। तभी मेरी नजर एक बड़ी सी रस्सी पर पड़ी। वो रस्सी छत पर मजबूती के साथ बांधी हुई थी, जबकि उसका दूसरा सिरा जमीन पर पड़ा था। यानी मेरी बीवी आमना उस रस्सी की मदद से छत से भाग गई थी। मैं भी भागता हुआ नीचे आया और अलमारी खोलकर खड़ा हो गया। वो भी खाली थी, उसमें आमना की कोई चीज नहीं पड़ी थी। मेरी बहनें मेरे पीछे ही चली आई थी। वो बोली, क्या हुआ सरमद? मैंने बड़े जब्त से कहा, आमना भी घर से भाग गई है। वही सब कुछ हुआ जो पहली बार हुआ था। मेरी बहनों ने मुझे दिलासा दिया। मैं फिर से डिप्रेशन का शिकार हो गया, काम धंधा छोड़ दिया। इस बार मेरी बहनों ने मेरे लिए एक पक्की उम्र की बेवा ढूंढी थी, और मेरे लाख बार इनकार करने के बावजूद उन्होंने मेरी शादी उससे कर दी थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी बहनें मेरे पास बैठकर मेरी बीवी और मेरी सास की बुराइयां कर रही थी, जबकि इस सारे खेल तमाशे से मैं बेजार हो चुका था। मैं बोला, बाजी, आप ही ने ढूंढ कर दी है, चाहें तो कान से पकड़कर बाहर निकाल दें, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। मुझे अब हर वक्त धड़का लगा रहता था कि मेरी ये बीवी भी मुझे छोड़कर भाग जाएगी। जबकि फरजाना बाजी बोली, अब की बार ऐसा नहीं होगा। हमने तुम्हारी शादी बेवा से इसीलिए करवाई है ताकि वो तुम्हें छोड़कर जाने का सोचे भी ना। मैंने सर हिला दिया। मेरी बीवी अब हामला हो चुकी थी। पहली दो बीवियां तो हमल के ठहरते ही भाग गई थी। इस बीवी का हमल मैंने सबसे छुपा लिया था, और जैसे ही तीसरा माह चढ़ा उसको हर वक्त मतली रहने लगी थी। अम्मी ने सारी बात भांप ली थी, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटियों को घर पर दावत पर बुला लिया कि चली आओ, भाई के घर खुशखबरी है। जबकि मैं चाहता था कि इस बार मेरी बहनें मुबारकबाद देने के लिए ना ही आए। मुझे बहुत खौफ था कि इस बार भी मेरी बीवी भाग जाएगी, इसीलिए मैं सारा सारा दिन उसके साथ रहता। हमने खाना लगाया, लेकिन गोश्त देखकर मेरी बीवी का जी मतलाने लगा। वो भागकर वॉशरूम में चली गई। जब उसे लौटने में बड़ी देर हो गई तो मैं जल्दी से उसके पीछे गया, और इस बार फिर से मेरी बीवी गायब हो चुकी थी। मेरी बहनों ने वाविला डाल दिया कि सरमत की तीसरी बीवी भी भाग गई है, लेकिन अब मैं कुछ कुछ समझ गया था। मेरी बीवी भागी नहीं थी, जरूर दाल में कुछ काला था। और मुझे इतना तो मालूम पड़ ही चुका था कि इस सारे खेल के पीछे मेरी वालदा और बहनें थीं। मगर क्यों? वो ये सब क्यों करती थी, ये जानना बाकी रह गया था। अब मैं जब भी घर से बाहर निकलता तो लोग मुझे देखकर हंसते और कहते, भाई, तू ऐसा भी क्या करता है कि तेरी कोई बीवी तेरे साथ टिकती ही नहीं? क्या तू उन्हें मारता पीटता है? मैं उनकी बातें सुनकर चुप कर जाता था। अब मैं चाहता था कि सच बेनकाब हो जाए, ताकि मैं अपनी बहनों का मकरूह चेहरा दुनिया वालों के सामने ला सकूं। खैर, इस बार भी मेरी बहनों को मेरी चौथी शादी कराने की बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी। चूंकि मैं जानना चाहता था कि वो मेरी बीवियों और बच्चों के साथ क्या करती हैं, इसीलिए मैंने चौथी शादी के लिए भी हाँ कर दी थी। इस बार उन्होंने मेरे लिए 30 बरस की लड़की ढूंढी थी। वो खूबसूरत तो थी, मगर अभी तक गैर शादीशुदा थी, इसीलिए मेरी शादी उससे कर दी गई थी। वो जैसे ही हामला हुई, मैंने अपनी बहनों को घर पर मदऊ कर लिया था। मगर इससे पहले मैं पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगाना नहीं भूला था। खाने के दौरान मेरी बीवी उठकर जा चुकी थी, और फिर हमेशा की तरह वो वापस नहीं आई थी। मेरी बहनों ने दिलासा दिया था। मेरा खून खौल रहा था, और मुझे अपनी बेबसी पर बहुत रोना भी आ रहा था। मेरे मासूम बच्चों का क्या कसूर था? मेरी बहनें उनसे किस बात का बदला ले रही थी? मैं खून के आंसू रोता रह गया था। फिर जब वो अपने घरों को लौट गई तो मैंने जल्दी से सीसीटीवी फुटेज निकाली और देखने लगा। उसमें सारी फुटेज मौजूद थी, मगर सिर्फ वहीं से गायब थी जहां से मेरी बीवी उठकर बाहर गई थी। मैंने गुस्से में आकर अपना लैपटॉप तोड़ डाला था। मैंने एक एक चीज उठाकर फेंक दी थी, क्योंकि इस बार भी मेरी बहनें बच गई थीं। उनका घिनौना जुर्म छुपा रह गया था। मैं बहुत परेशान सा रहने लगा था। मुझे अपने चारों बच्चों की रोने की आवाजें आती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो कहते हो, बाबा, आप कहाँ हो? हमें आकर ले जाओ यहां से। एक दिन मैं सहन में परेशान सा लेटा था।
कि हमारे घर एक चादर में लिपटी हुई औरत आई थी। उसका चेहरा भी ढका हुआ था। मैं उठकर बैठ गया और बोला, आप कौन हैं? वो बोली, सरमद, मुझे इल्म हुआ है कि आपकी बीवी जैसे ही हामला होती है वो गायब हो जाती है। आप मुझसे शादी कर लें, क्योंकि मैं बांझ हूं। यूं मैं बच्चा ही नहीं जनूंगी और सारी उम्र आपकी खिदमत में गुजार दूंगी। मैंने एकदम से सोचा कि इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं इस औरत को अपने साथ मिला लूंगा और कहूंगा कि ये हामला है। शायद तब सारा सच मेरे सामने आ जाए। यूं अगले ही रोज मैंने इंतहाई मुख्तसर सी तकरीब में उससे शादी कर ली थी। मेरी बहनें खुश होने का नाटक कर रही थी, या फिर वो सच में खुश थी कि चलो एक और शिकार हाथ लग गया है। मैंने शादी तो कर ली थी, मगर दिल बहुत परेशान था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। शाम के साए भी गहरे हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल डूब जाएगा। खैर, मेरी बहनें मेरी बीवी को कमरे में ले गईं और मैं बाहर निकल आया। रात 12 बजे तक मैं सड़कों की खाक छानता रहा। दिल ना चाहते हुए भी मुझे घर लौटना ही पड़ा था। मेरा घर मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूब चुका था। शायद सब सो गए थे। मैं अपने कमरे में दाखिल हो गया। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई थी कि मेरी बीवी अभी तक घूंघट ओढ़कर मेरे इंतजार में बैठी थी। मैं बोला, तुम सो जाती, बिला वजह इतनी तकलीफ उठाई। उसकी धीमी सी आवाज मेरे कानों में गूंजी थी। वो बोली, आप मेरे जीवन साथी हैं। आपके बगैर अब मेरा एक पल गुजारा नहीं होता। मुझे दिल ही दिल में हंसी आ गई थी कि अभी निकाह हुआ है और अभी गुजारा नहीं होता। वैसे हद ही हो गई। मैं रस्मी तौर पर घूंघट उठाने के लिए बीवी के पास ही बैठ गया था। मैंने उसका घूंघट उठाया तो मुझे लगा कि कायनात के सारे राजों से पर्दे उठ गए हो। मैं चीख ही तो पड़ा था। मैं बोला, हनम तुम? वो मुस्कुराती थी। उसके चेहरे से खुशी झलकती थी। वो बोली, मुझे हैरत है सरमद कि आपने मुझे पहचान लिया। मैं बोला, तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता था? तुमने तो मेरी जिंदगी के बड़े साल बर्बाद किए हैं अनम। दरअसल अनम और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मैं अपनी जवानी के दिनों में बहुत खूबरू हुआ करता था। सभी मुझे पसंद करते थे। यूनिवर्सिटी के दिनों में मेरे बहुत से मुआशके भी चले थे। मैं 4th ईयर में था जबकि अनम ने 1st ईयर में दाखिला लिया था। अनम भी दूसरी लड़कियों की तरह मेरे इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। उसने मुझे प्रपोज कर दिया, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया था। सबसे पहली वजह तो ये थी कि अनम अभी कम उम्र थी, जबकि मैं तो प्लेबॉय के तौर पर मशहूर हो चुका था। मैं एक और साल पढ़कर चला जाता, जबकि अनम के किरदार पर हमेशा के लिए छाप पड़ जाती। और दूसरी बात यह कि अनम का हुलिया भी मुझे पसंद नहीं था। वो हर वक्त सर पर 5 गज की बड़ी सी चादर ओढ़कर फिरती थी। मैंने जब उसे इनकार किया तो वो बोली, मैं जानती हूँ सरमद, तुमने ये इनकार क्यों किया है, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी के माली की बेटी हूँ और मेरा एडमिशन भी खैराती फंड पर हुआ है। मैंने उससे कहा कि मैं इस बात को नहीं जानता था, मगर वो रोती हुई चली गई। और अगले दिन मुझे खबर आई कि अनम ने खुदकुशी कर ली है। ये खबर मुझ पर कयामत बनकर टूटी थी। मैं तो अपने हवास में ही नहीं रहा था। मुझे हर वक्त ये गिल्ट खाता रहता था कि मेरी वजह से एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था। लड़कियों के साथ दोस्ती खत्म कर दी थी। बहनें शादी के लिए मजबूर करती तब भी ना करता। बड़े साल गुजर जाने के बाद मुझ में शादी करने का हौसला हुआ था। मैं बोला, अनम तुम क्यों रूपोश हो गई थी? वो बोली, सरमद, मैं आपसे शदीद मोहब्बत करने लगी थी। आपने मुझे ठुकरा दिया तो मैंने खुदकुशी की कोशिश की, मगर मेरे वालिदैन मुझे बर वक्त अस्पताल ले गए थे। मैं बच गई तो मेरे वालिदैन ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि तुम आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैंने उनकी बात मान ली थी क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। मगर सरमद, मैं आपको हासिल करना चाहती थी। इसके लिए मैंने इंटरनेट से जादू सीखा। महबूब आपके कदमों वाले चिल्ले काटे, मगर आप मुझे हासिल नहीं हुए। फिर मुझे इल्म हुआ कि आपने तो शादी कर ली है। मेरे सीने में तो आग लग गई थी। मैं बंगालन बाजी के पास जा पहुंची थी। मैं बोली, मुझे मेरा महबूब हर हाल में चाहिए। वो बोली, ऐ लड़की, तुझ में कुछ कर दिखाने का जुनून है। तू यूं कर कि मेरे साथ मिल जा। मैं उसके साथ मिल गई। तब उसने मुझे बताया कि जब औरत हामला होती है तब उस पर काला जादू बड़ी जल्दी चलता है। वो इंतजार करती रही कि कब आपकी बीवी हामला होगी। एक दिन उसके मौक्किल ने खबर लाकर दी कि सरमद की बीवी हामला है। तब बंगालन बाजी ने वो दिन चुना जब आप सब मसरूफ थे। जादू के जरिए उसके दिमाग में ऐसी बातें डाल दी कि वो आपका घर छोड़कर खुद ही एक वीराने में आ गई।
हमने उसका हमल खत्म करवाकर अपनी शैतानी कुव्वतों में मजीद इजाफा कर लिया था और उसे एक कोठड़ी में बंद कर दिया। आपकी सब बीवियों के साथ मैंने यही किया है, और देखो आज आप मुझे हासिल हो ही गए ना। मैंने अपना सर पकड़ लिया और बोला, अनम, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। वो बोली, आपकी वजह से मेरी तो आखिरत भी तबाह हो गई है। मैं उससे बोला, मैं अपनी चारों बीवियों से मिलना चाहता हूं। जब तक उनसे ना मिल लूं तब तक तुम मुझ पर हराम हो। वो गुस्से से चीख पड़ी और बोली, नहीं नहीं सरमत, मैंने इस वक्त का बहुत इंतजार किया है। मैं आज आपको हासिल करके ही रहूंगी। मैंने उसे धक्का दिया और कमरे से बाहर निकल गया। मैंने अपनी बहनों के साथ राब्ता किया और उन्हें सारी बात समझा दी। यूं अगले दिन अनम मुझे उस जगह ले गई जहां मेरी बीवियां मौजूद थीं। मेरी बहनें वहीं पर एक आलिम को भी ले आई थीं। आलिम ने कुछ पढ़कर अनम पर फूंका तो वो तड़पने लगी थी। वो इतना चीख रही थी कि उसकी आवाजों से खौफ आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिजा में बुलंद हो गई और फिर जमीन पर नीचे गिर पड़ी। आलिम बोले कि उन्होंने अनम की सारी शैतानी कुव्वतें उसके जिस्म से निकालकर जाया कर दी हैं। मैंने अपनी चारों बीवियों को बाजियाब करवा लिया था। वो सब की सब अपने घरों को वापस जाना चाहती थी। उन सब ने मुझसे खुला ले ली थी, जबकि मैंने भी अनम को तलाक दे दी थी। आलिम अनम को अपनी बेटी बनाकर अपने साथ ले गए थे। अब बस मैं हूं और पहाड़ जैसी जिंदगी। मैंने शादी के नाम से तौबा कर ली है और अब मैं जिंदगी को फलाही कामों में बसर करने लगा हूं। शायद कि अल्लाह पाक की जात मुझसे राजी हो जाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।